हेलो दोस्तों, चाय और चैप्टर्स में आपका स्वागत है। इस 2000 क्वेश्चन सीरीज से हम अपनी जीके में 7 मार्क्स सिक्योर करने जा रहे हैं, तो बने रहे चाय और चैप्टर्स के साथ और 2000 क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट देखते रहिए। इससे हमारे मार्क्स भी बढ़ेंगे और हमारा सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुप क्षेत्र और निश्चित वाहिकाओं के अभाव वाली लुप्त नदियों के पुनः प्रकटन के लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है खादर, तराई, बाबर या फिर बांगर। सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस को समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है सब्जेक्ट में भी और जीके में भी। तो सबसे पहले आता है बाबर, फिर आती है तराई, फिर बांगर और फिर खादर। सबसे पहले जो बाबर होता है उसमें मोटे मोटे पत्थर जो नदियाँ ऊपर हिमालय से लेकर आती है वो वहाँ पर जमा कर देती है, और बाबर क्षेत्र में नदियाँ नीचे चली जाती है पत्थरों के नीचे से, तो वहाँ पर वो गायब दिखती है। और जो तराई क्षेत्र होता है उसमें वो वापस ज़मीन पर निकल आती है, दिखाई देने लग जाती है। इसका हमारा राइट आंसर होगा अब तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र होता है उसमें नदियाँ फिर से हमें दिखने लग जाती है। इसका मतलब है कि लुप्त होने के बाद वो फिर से ज़मीन पर निकल आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बांगर। बांगर क्या होता है? पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़। और खादर होता है नया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसकी राइट सीक्वेंस होगी 3, 2, 4, 1। इसकी सीक्वेंस पक्का याद रखना। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875, 1883, 1867, 1871। 1875, 1883, 1867, 1871। तो राइट आंसर होगा हमारा 1875। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। एंड 1920 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन है। 1885 में। A.O. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस आय को संदर्भित करता है जो कल आय का हिस्सा नहीं है और आयकर अधिनियम 1961 के तहत कराधान से पूरी तरह से बाहर है? मतलब जो ना तो कोई टैक्स देता है ना वो इनकम में इंक्लूड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? छूट वाली आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान चरमपंथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने राजस्व का भुगतान न करके ब्रिटिश शासन के प्रति निष्क्रिय विरोध दिखाया। सेकंड है हमारा, उन्होंने नौकरशाही का विरोध किया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, दोनों ही सही हैं। जो किसका पूछ रखे? चरमपंथी। चरमपंथी में कौन कौन थे? लाल बाल पाल, जो थोड़े अग्रेसिव से थे, गुस्सैल थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक तो नौकरशाही का विरोध किया था उन्होंने, और जो राजस्व था उसके भुगतान करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1928 में बारदौली में हुए नो टैक्स अभियान में किसने अग्रणी भूमिका निभाई? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद? बारदौली 1921। तो वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। इसी में इनको सरदार की उपाधि मिलती है। सरदार की उपाधि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नोट, करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? तो जो भी करेंसी नोट होते हैं ना वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, लेकिन जो क्वाइंस होते हैं जैसे कि 1 रुपये का क्वाइन हो गया, तो वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय।
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना में एक वैचारिक कठिनाई है? प्रचलित करेंसी नोटों की मात्रा, पंचायत भवनों का निर्माण, अंतरण भुगतान मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स, राज्य राजमार्गों का उन्नयन। तो राइट आंसर इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ये एक कठिनाई है राष्ट्रीय आय की गणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम 1925-29 के बीच में लिखी गई थी के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय की अनुमान लागत थी, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिग्बी ने, VKRV राव ने या फिर RC देसाई ने? तो VKRV राव ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और इनकी बुक एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब उपलब्ध नौकरियों और नौकरी चाहने वाले लोगों के बीच मिलान नहीं हो पाता? मतलब कि जो नौकरी है और जो नौकरी चाहते हैं उनके बीच में मेल नहीं हो पाता, मतलब कि जैसी नौकरी वो चाहते हैं वैसी नौकरी नहीं मिल पाती। तो ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे कि अर्थव्यवस्था में बदलाव आ जाता है, जैसे कि AI आ गया तो बहुत सारी नौकरी चली भी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जो उस क्वालिफिकेशन को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक AI में जाकर जॉब कर सके। और फिर जो हिडन बेरोजगारी होती है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ये होती है लगभग खेतों में फार्मर्स के बीच में। जैसे कि 1 या 2 फार्मर की ज़रूरत है तो वहाँ पे उनका पूरा परिवार चला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी होती है, जैसे कि एक सीज़न में काम आ गया दूसरे में चला गया, जैसे कि खेती में ही होता है। एक फसल कटने के टाइम पे जितने भी मज़दूर होते हैं अदर स्टेट के सभी आ जाते हैं और फिर फसल कटने के बाद वो वापस चले जाते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। फिर एक और होती है चक्रीय बेरोजगारी, जो कि आर्थिक मंदी के समय पर आती है। एक होती है घर्षण फ्रिक्शनल बेरोजगारी, जो कि नौकरी बदलने के टाइम पर आती है। जैसे कि हमने एक जॉब छोड़ दी और दूसरी लेनी है हमें, लेकिन उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, हमें जॉब नहीं मिल पाती, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल घर्षण बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1962, 1950, 1952? तो राइट आंसर इज 1950, 26 जनवरी। लेकिन इन्होंने काम करना कब से स्टार्ट किया था? 28 जनवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधान निहित है, जिसमें यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण भी शामिल है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 19? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उस प्रथा को क्या कहा जाता है जब 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी विशिष्ट पंक्ति व्यवस्था के एक साथ उगाया जाता है? तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें 1 से अधिक फसल एक साथ उगाई जाती है। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर भी मेंशन किया है कि हम चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे। अभी आपने जो क्लिप देखी है उसमें खेत के बीच में पेड़ लगा रखे हैं, जैसे अमरूद के, बेर के, आम के, मौसम्बी के। इससे वो अपनी खेती भी कर सकते हैं और साथ साथ फ्रूट्स को बेचकर और भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल है कि 2 फसलें एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है? आर्टिकल 343, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 340। आधिकारिक भाषा आर्टिकल 343 के अंदर है और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन गलत सुमेलित है? असमिया भाषा 25th संशोधन अधिनियम 1971 में जोड़ी गई थी। जो गलत है ना वो बताना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सिंधी भाषा 21st संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। थर्ड है बोडो भाषा 92 संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई थी। फोर्थ है कोंकणी भाषा 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। सिंधी ये वाला ठीक है, बोडो भी ठीक है और कोंकणी भी ठीक है, लेकिन जो असमिया है ना वो गलत है, क्योंकि ये जो हमारी 14 भाषा जो पहले से सम्मिलित थी उन्हीं में से एक है, ये बाद में नहीं जोड़ी गई है। और जो बोडो है 92 संविधान संशोधन से डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी इससे, ठीक है, 92 से। और 71 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र चिल्का जैसी लैगून झीलों के लिए जाना जाता है? मालाबार तट, उड़ीसा तट, आंध्र तट या फिर कोरोमंडल तट? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा तट। लैगून झील, चिल्का झील है ना उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है? 225, 224, 228 या फिर 235? तो राइट आंसर होगा 235। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 224 में क्या है? एडिशनल जज के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जज की संख्या को बढ़ा सकता है, जैसे कि एडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कृषि उत्पादकता के कारण किस भारतीय राज्य को भारत का धान्यागार मतलब ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब? पंजाब इज द राइट आंसर। पंजाब को कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना के प्रावधान प्रदान करता है? लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81, आर्टिकल 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 83 में संसद के सदनों की अवधि दी गई है, जैसे कि 5 ईयर का होता है ना। और 84 में दिया गया है संसद की योग्यता, जैसे कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के गुंबद के शीर्ष पर निर्मित वर्गाकार बौद्ध वेदिकाओं को क्या कहा जाता है? विहार, मंडप, हर्मिका या फिर तोरण? राइट आंसर इज हर्मिका। स्तूप के ऊपर गुंबद के शीर्ष पर उसको हर्मिका कहा जाता है, मतलब जिसको हम चोटी बोल देते हैं ना, मंदिर के ऊपर चोटी होती है उस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी युवा वलित पर्वत श्रृंखलाएं भारत की उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमाओं का निर्माण करती है? हिमालय, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पहाड़ियाँ या फिर पश्चिमी घाट? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कौन सी युवा वलित पर्वत श्रृंखलाएं भारत की उत्तरी,
उत्तर में कौन सी है सबसे पहले ये बताओ। और उत्तर पश्चिमी, हिमालय उत्तर में हमारे, पश्चिमी घाट होगा नहीं, विंध्याचल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, हिमालय। मिल गया हमें आंसर। तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस जनगणना द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण की अवधारणा की शुरुआत हुई? 1941, 1911, 1951, 1931। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण की अवधारणा 1951 की जनगणना से शुरू हुई थी। और किस इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 341 और 342 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप में कितने ऐसे द्वार हैं जिन पर अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है? 3, 4, 5 या फिर 2? राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार है जो निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा? और हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। क्वेश्चन देखो, विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर शब्द का तात्पर्य क्या है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक एक्सप्रेसवे, नदी आधारित जल विद्युत परियोजना, हरित हाइड्रोजन परिवहन के लिए एक कॉरिडोर। लास्ट ऑप्शन है नवीकरणीय रेन्यूएबल ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो हमारा 4 इज द राइट आंसर। ये एक रेन्यूएबल एनर्जी के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है, संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है। और आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वतमाला जिसमें सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ऑप्शन से देखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन तो सबसे पहले वो रखा है कि काराकोरम पर्वतमाला जिसमें सियाचिन तो सबसे ऊपर टॉप में है ना, जम्मू कश्मीर के, मतलब अब तो अलग हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये कहाँ पर आएगा? लद्दाख में। इन ऑप्शंस को तो देखना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वह संवैधानिक उपबंध निहित है जो लोकसभा को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने तथा इन पदों पर किसी भी रिक्ति को भरने का अधिकार देता है? आर्टिकल 92, आर्टिकल 94, आर्टिकल 93, आर्टिकल 98? बताओ। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 93। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है लोकसभा के। 94 बताता है कि पद रिक्त हो जाता है या फिर त्यागपत्र देना है या फिर उसको पद से हटाया जाता है, तो उन सब की चर्चा की गई है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 95 में बताया गया है कि उपाध्यक्ष और उनके कर्तव्य और अध्यक्ष, जैसे कि अगर अध्यक्ष नहीं है लोकसभा का तो उसका जो कर्तव्य है, जो उसका जो कार्य है, वो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मंदिरों में ऊर्ध्वाधर शिखर को क्या कहा जाता है? गर्भगृह, विमान मंडप या फिर देउल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 देउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? जो ग्राम पंचायत है ये सबसे छोटी शाखा हो गई और
जिला पंचायत सबसे बड़ी हो गई। इन दोनों के बीच में एक और है, वो कौन सी होगी? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस नीति आयोग की संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति या फिर शाह आयोग? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, तो स्वर्ण सिंह समिति। अब इसका मुझे संविधान संशोधन भी बता दो और ईयर भी बता दो। 42वां संविधान संशोधन से हुआ था और 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में कावेरी नदी के तट पर स्थित एक मंदिर परिसर अपने ऊंचे विमान के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण चोल राजा राजराजा प्रथम द्वारा करवाया गया था। यहाँ किस मंदिर का वर्णन किया गया है? चोल राजाओं ने तंजावुर में एक मंदिर स्थित है जिसका निर्माण करवाया था राजराजा प्रथम ने। तो किस मंदिर की चर्चा हो रही है यहाँ पे? बृहदेश्वर मंदिर। ये तंजावुर में स्थित है और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और जो लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर में स्थित है उड़ीसा में। ठीक है। और ये एक बड़ा और पुराना मंदिर माना जाता है शिव जी का। जो मीनाक्षी मंदिर है ये भी तमिलनाडु में ही है, पांड्य राजवंश ने बनवाया था। और यहाँ पर शिव और पार्वती की मूर्तियाँ हैं और मदुरै में स्थित है। और इसके किनारे जो नदी लगती है वो है वैगई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने शैलकृत मंदिरों और तटमुख स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ निम्नलिखित में से किस स्मारक समूह का वर्णन किया गया है? महाबलीपुरम के स्मारक समूह, अजंता की गुफाएं, वेंकटेश्वर मंदिर या फिर होयसलेश्वर मंदिर? तो राइट आंसर होगा महाबलीपुरम के स्मारक समूह का। ये तमिलनाडु में स्थित है और यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1984 में। पल्लव राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। और जो वेंकटेश्वर मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति में। और जो होयसल के मंदिर है ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल 10 मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? सॉरी, मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, मैंने अधिकार बोल दिया, मौलिक कर्तव्य। तो कर्तव्य से जुड़ा क्वेश्चन अभी पहले आ चुका है और जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन करवाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन 1976। वह मुख्य महिला नेता कौन थी जिन्होंने 1857 में अपने पुत्र के साथ लखनऊ में प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन किया था? बेगम हजरत महल, उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई या फिर रानी अवंतीबाई? राइट आंसर इज बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र के अगेंस्ट प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के प्राकलन के किस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? वह विधि वैल्यू एडिड मेथड, मूल्यवर्धित विधि, आय विधि या फिर आउटपुट वितरण विधि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वैल्यू एडिड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी? तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन रिपोर्ट 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति का प्रति माह प्राकृत गरीबी रेखा व्यय कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा है 972।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाममात्र मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है। नाममात्र जीडीपी में सरकारी व्यय शामिल नहीं होता, वास्तविक जीडीपी में सरकारी व्यय शामिल होता है। ये दोनों समान हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि नाममात्र जीडीपी नॉमिनल जीडीपी मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के अनुसार समायोजित की जाती है, वास्तविक रियल जीडीपी मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नहीं की जाती है। लास्ट ऑप्शन है नाममात्र नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पर मापी जाती है और जो रियल जीडीपी है वो स्थिर कीमतों पर नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो वर्तमान कीमतों पर मापी जाती है और जो जीडीपी रियल जीडीपी होती है वो स्थिर कीमतों पर मापी जाती है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन के किस कारक को अपने कारक आय फैक्टर इनकम के रूप में मजदूरी प्राप्त होती है। तो मजदूरों को प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का। 1928 में किस विशिष्ट आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के बाद उन्हें सरदार की मानद उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी, बारदौली आंदोलन में दी गई थी 1928 में। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बने रहे चाय और चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।